दो ना हमजा मुझे। अब आ जाए, अब लाइव है। ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं भी सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही थी। सब बच्चों ने आज टाइम से पहले ही ज्वाइन कर लिया था लेक्चर को, तो सब बच्चों के सलाम आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सारे बच्चों को। ईमान ने मेरी तबीयत का पूछा है। तबीयत बच्चे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप सबने मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रेयर्स की थी। एक लेक्चर हम पीछे रह गए हैं, बट इसके लिए मैं आपको एक मेकअप क्लास अरेंज करके दूंगी, जिसमें हम हमारा जो ये वाला चैप्टर है ना उसको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। इन डिटेल इन सेंस ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करवाऊंगी आपको जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम ये करेंगे उसमें कि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे अगर मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें कवर वगैरह करवाऊंगी ना, तो आप बहुत सारी चीजें स्किप कर दोगे बीच में। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन आपको ये समझना है कि इसमें से आपके क्वेश्चन कैसे आने हैं। अगर आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हो तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हो, एफएससी में आपके क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे होंगे, वो चीजें आपको पता नहीं चलेगी। तो हम इस चैप्टर को अच्छे वे में, अच्छे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला पूरा टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में है, आपके एंट्री टेस्ट के अगर बच्चे हो आप, तो उसमें भी आपका नेक्स्ट टॉपिक यही बनता है। वो हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसके आगे दो लेक्चर्स रखेंगे, लेकिन उसका एक लेक्चर मैं मंडे और थर्सडे को मेरा लेक्चर होता है, लेकिन उसके अलावा किसी एक दिन पे मैं लेक्चर अरेंज वो लाजमी करूंगी, जिसमें हम जो हमारा लेक्चर स्किप हो गया था ना उसके एक मेकअप क्लास रख लेंगे। तो क्रैप साइकिल बच्चे, ये जो मोहम्मद हसन रजा पूछ रहे हैं क्रैप साइकिल का, क्रैप साइकिल हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक नहीं है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे ये हमारा तब आएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम जितना भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर लेंगे उसमें। और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्मेटिव में से पेपर आ सकता है। नहीं बच्चे, फॉर्मेटिव में से पेपर नहीं आ सकता। फॉर्मेटिव एसएलओज आपके ऐसे एसएलओज हैं जिसमें से पेपर आपका इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके समझने वाली है, और वो क्या है। ईमान का दोबारा मैसेज आ गया कि क्लोरोफिल इज फॉर्मेटिव। अच्छा ईमान, मैंने आपको आई बिलीव मैंने आपके कमेंट के नीचे कमेंट ड्रॉप किया था जिसमें आपको मैंने क्लियर कर दी थी आपकी कंफ्यूजन, बट लेट मी जस्ट रिवाइज इट अगेन फॉर यू। होता क्या है यहाँ पे, फॉर्मेटिव एसएलओ को आप इस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे हो जिस तरह से आपको कंसीडर करना चाहिए। फॉर्मेटिव एसएलओ नो डाउट आपके पेपर का पार्ट नहीं होने वाला, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर आपने मुझे बताया था कि आपके क्लोरोफिल ए और जो कैरोटेनॉइड्स थे वो आपके फॉर्मेटिव एसएलओ हैं, ऐसे ही है। इसके अलावा आपकी जो लोकेशन ऑफ पिगमेंट्स थी, मतलब कि आपका जो फोटो सिस्टम वाला पूरा टॉपिक था ना, फोटो सिस्टम वाला पूरा टॉपिक आपका लिखा हुआ है कि वो फॉर्मेटिव है, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था आपको लोकेशन ऑफ ये जो आपके पिगमेंट्स हैं, मतलब फोटो सिस्टम में से ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आप ये बताओ इसकी लोकेशन क्या है, या मतलब इस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक में से स्पेसिफिकली नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला टॉपिक कवर ही ना करवाती, मैं आपको बताती ही नहीं कि बेसिकली बच्चों फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है, क्लोरोफिल ए का क्या पार्ट है यहाँ पे, क्लोरोफिल बी का यहाँ पे क्या पार्ट है, तो अगर आप ये सारे रोल्स को मैं आपको नहीं बताती, तो आज हमने बार बार जब मैंने इसका नाम ले रखा ना कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, यहाँ पे बाकी सबका क्या रोल है, वो आपको समझ नहीं आना था। दैट्स वाई मैंने ये वाला टॉपिक पिछले लेक्चर में कवर किया था कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपकी बेस थी ना, वो आपकी उस लेक्चर से बन गई हुई है। अब इस लेक्चर में क्या होगा, जब मैं वो वाले वर्ड बार बार यूज कर रही होंगी, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये वर्ड कहाँ से एकदम से निकल के आ गया, क्योंकि आपने वो चीज ऑलरेडी क्लियर कर ली हुई है। हुरिया, एनिमेलिया का जब लेक्चर बच्चे आएगा, चैप्टर जब आएगा, हम वो भी कवर करेंगे। हम आहिस्ता से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों को ये टेंशन है कि सिलेबस ज्यादा अभी रहता है, आपके पास टाइम कम है, तो बच्चों इसको किसी तरह से मैं डिवाइड करके आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना इज माय टेंशन। आपकी की टेंशन है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपकी टेंशन होनी चाहिए।
आपने फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, 100% मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं, वो आपकी टेंशन होनी चाहिए। ये टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि आपने कैसे, मतलब आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस की डिवीजन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस सरदर्दी के लिए मैं हूँ आपके पास। चलो बच्चों, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपना जो लेक्चर है आज का स्टार्ट करते हैं। बच्चे सलाम, ठीक है बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। जितने बच्चों ने मुझसे सलाम लिया है सबको सलाम, तबीयत का जो भी पूछ रहे हैं, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप सबके लिए एक लेसन है कि बच्चों बाहर का खाना नहीं खाया करो, क्योंकि मैं भी वहीं से बीमार हुई थी। तो अब यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया था, लेकिन वो जो एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, कि इक्वेशन क्या थी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, और वो मिलके हमारे पास बना रहे हैं ग्लूकोज C6H12NO6 प्लस ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट बन रही है, प्लस यहाँ पे वाटर भी है। अब ये जो इक्वेशन हमने पूरी पढ़ी थी ना, इस पूरी इक्वेशन में क्या था कि ओवरऑल इसका मैकेनिज्म, मतलब ओवरऑल इसमें हो क्या क्या रहा है, ये कैसे इक्वेशन हमारे पास आई है। क्या हमने इसका ये बीच में ये इंटरमीडिएट पढ़ लिया कि यहाँ पे जो एरो मैंने लगाया है कि इससे ये प्रोडक्ट्स बन तो गई है, ये रिएक्टेंट से जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बना तो ली है, लेकिन वो बनाए कैसे हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, आज हमने वो स्टडी करने हैं, क्योंकि वही मेन चीजें हैं। अब फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से फेजेस हैं? पहला फेज लाइट डिपेंडेंट फेज, उसका नेम बता रहा है कि लाइट पे वो डिपेंड करता है, मतलब कि ये लाइट रिएक्शन है, अगर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये हो कहाँ पे रहा होता है? ये होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जब सेल एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसमें देखा था ना कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज दूसरा होता है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज, उसका नेम बता रहा है कि यहाँ पे अब वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब लाइट यहाँ पे प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस नहीं है, इसका मतलब है कि रिएक्शन होगा ही होगा वहां पे। तो इसको हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का ऐसा रोल है ही नहीं। अब ये कहाँ पे होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। ये जो मेन पॉइंट्स है ना ये वाले के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होते हैं। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के हैं। लेट मी जस्ट टेल यू वन अदर थिंग कि जो बच्चे बीच बीच में लेक्चर को लीव कर रहे हैं ना बच्चों, लेक्चर के अंदर मैंने एमसीक्यूज कुछ ऐड किए हैं, आपके जो एंट्री टेस्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज है ना, जो इस चैप्टर से निकलते हैं, इस वाले टॉपिक से पूरे निकलने हैं ना, वो सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। चाहे आप एफएससी के बच्चे हो, चाहे आप किसी भी एंट्री टेस्ट के बच्चे हो, एमडी कैट है, नम्स है, आगा खान है, वो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। तो लेक्चर को बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी एकदम से आ सकते हैं। आप उसको सॉल्व करोगे, मेरे साथ मिलकर सॉल्व करोगे। कुछ मैंने एंड पे भी रखे हुए हैं जो आप मुझे सेंड करोगे, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, और उसके बाद मैं आपके साथ नोट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सबसे पहला लाइट डिपेंडेंट फेज से हम स्टार्ट करते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज क्या कर रहा है? जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट के प्रेजेंस में कैसे हो रहा है? हमने जब इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, जहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था एज रिएक्टेंट्स, और उसने बनाया था हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो हमने कहा था कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लाइट, जिसकी वजह से ये सारी कन्वर्जन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये वो लाइट डिपेंडेंट फेज जहां पे हमारी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी। अब रिएक्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज में मेरे पास कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो यूज हो रहे हैं, मतलब कि इनपुट्स कौन कौन से हैं? लाइट एंड वाटर। इक्वेशन में क्या था? यही था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लस वाटर था। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक चीज हमारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, और एक चीज हमारे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। तो रिएक्टेंट्स में से ये चीज याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो वाटर और लाइट थी, जो इस रिएक्शन में हमने लिखा था कि लाइट यूज हो रही है, वो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के इनपुट्स या रिएक्टेंट्स हैं, लाइट डिपेंडेंट के। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो रह गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वो किसका होगा? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंडिपेंडेंट का होगा। अब ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। इक्वेशन ही है, वही इक्वेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसी इक्वेशन की बेस पे आपने आगे से टॉपिक्स को कवर करना होता है। अब यहाँ पे आउटपुट्स क्या है? मतलब कि अगर मैं लाइट और वाटर दे रही हूँ तो मेरे पास आगे से उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, मतलब जहां से मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें क्या है? एटीपी बनेगा, NADPH बन रहा है, और ऑक्सीजन बन रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था। आई होप मैं स्लाइड्स के आगे नहीं हूँ।
तो हमने ये वाली चीज मेंशन की थी वहां पे कि बाय प्रोडक्ट क्या है और आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है। तो होपफुली आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। प्राइमरी प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो आपके रिएक्शन के बाद बन रहा है, और ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑल्सो। लेकिन आउटपुट्स ये सब कैसे कैसे निकल रहे हैं और इनपुट्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी हम आगे जाके इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको दोनों रिएक्शन का एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अब की फीचर्स लाइट इंडिपेंडेंट फेज के, इंडिपेंडेंट फेज जहां पे जिसको हमने डार्क रिएक्शन बोला था, हम उस फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या है, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। स्ट्रोमा भी देखा था आपने, थाइलाकॉइड भी देखा था आपने। अब इसके इनपुट्स क्या है। अब एक जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो एक स्टेप वाइज में हो रहा है। मतलब जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो, मैं कह रही हूँ कि मेरा स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, क्या कभी आपने कोई ऐसा रिएक्शन देखा जो डायरेक्ट स्टेप 4 से स्टार्ट हो जाए? नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पहले ये 3 स्टेप ऐसे थे जहां पे मेरे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनी थी। तो प्रोडक्ट कौन कौन सी थी, यहाँ पे देखो दोबारा से, एटीपी और NADPH। तो वो प्रोडक्ट्स जो मेरी वहां पे बनी थी वो मेरे अगले फेज में इनपुट्स होंगी, मतलब कि अब वो रिएक्टेंट्स हैं। और इक्वेशन से क्या पता चला था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा एक अलग से इनपुट है। इक्वेशन में दो ही चीजें यूज हो रही थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीजें आपको आज माइंड में बैठी तो दोबारा आपको नहीं भूलेंगी कि केल्विन साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इस तरह की चीजें आप नहीं भूलोगे दोबारा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर हमने क्या दिया था कि वाटर हमारा लाइट डिपेंडेंट का इनपुट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट, जो लाइट इंडिपेंडेंट है ना, उसका होगा इनपुट। तो यहाँ पे आपको 3 इनपुट्स मिल गए। अब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इज G3P, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब सब बच्चों के ना माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा, अच्छा ये क्या हो रहा है, हमने इनपुट्स देख लिए हैं, आउटपुट्स देख लिए हैं, ठीक है हमें पता चल गया इनपुट है ATP है, NADPH है, आउटपुट आपका G3P आ रहा है, लेकिन ये आ क्यों रहा है, ये आ कैसे रहा है, इसका क्या रोल है। हमने तो पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये G3P जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब फाइनल फेज का जो आउटपुट आ रहा है ना, इसी ने आगे हमारा ग्लूकोज या मतलब शुगर आप मॉलिक्यूल कह लो, वो बनाना होता है। हाउ, यही हमारे आज के सारे टॉपिक्स हैं कि कैसे करना है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिपेंडेंट की, कि ATP इज हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब इस वर्ड का क्या मतलब है कि ATP इज हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि ATP यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है सारी, और NADPH क्या कर रहा है, इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है। ATP क्या करेगा, ATP जो हमारे पास बना था हमारे लाइट डिपेंडेंट में, वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ADP में कन्वर्ट कैसे होगा, जब इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ATP इज कन्वर्टिंग टू ADP, तो यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिमूवल, उसके रिमूवल की वजह से ये हो रहा है। और NADPH क्या कर रहे हैं, उसने अपना ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसने अपना गिव अवे कर देना है फॉर G3P सिंथेसिस। तो आओ इसको देखो, एक डायग्राम बेस्ड आपको एक डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके डायग्राम को देखोगे ना, आपको इसका सारा डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट का पूरा एक ऑर्गेनेली है। ये पूरी क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनेली है जिसमें दो तरह के, मतलब फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में हो रहा होता है। वो उसका कौन सा फेज है, सबसे पहले क्या होगा, लाइट हमारे पास आई है, जो हमारे पास, मतलब यहाँ पे लाइट आने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ पे रिसीव हो रही है। कहाँ पे रिसीव हो रही है, ये क्या था, ये थाइलाकॉइड थी। बाकी इसका ये वाला कौन सा एरिया था, वो स्ट्रोमा का था। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर होगी आपको। अब यहाँ पे क्या होगा कि वाटर आया और उस वाटर ने आके क्या किया, वाटर आके इस पर रिएक्ट किया, जो हम आगे स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट आ गया वो ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया है, इसमें आपको थोड़ा सा, अगर आप लेक्चर को दोबारा से याद करो, हमने जो फर्स्ट लेक्चर इसका लिया था ना, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वाटर क्या होता है, वाटर की बेसिकली ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसमें वो हाइड्रोजन आयंस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, और रिमूव करके आगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वहां उसको पहुंचा देता है। अब यहाँ तक एक फेज इसका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, जो ATP और NADPH जिसने फॉर्म किया था,
वो आगे जाते हैं अगले यहाँ पे केल्विन साइकिल, मतलब जो लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल है, मतलब जो डार्क हमारा रिएक्शन है उसमें। अब वहां पे क्या होगा, वहां हमने पढ़ा उसकी इनपुट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, एक हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल जो G3P से बना होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स कैसे हो रहे हैं इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको डिटेल में कैसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला स्टेप मतलब कि लाइट डिपेंडेंट फेज में मैंने कहा लाइट इनपुट है, उसका वाटर इनपुट है, लेकिन हो क्या रहा होता है, सबसे पहले लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ये आपका पहला स्टेप है। लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो हो किससे रही है, यहाँ पे ईमान बच्चे आपका क्वेश्चन जो है आता है कि फोटो सिस्टम्स 1 एंड 2। अब फोटो सिस्टम 1 एंड 2 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, दैट्स व्हाई आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे PS1 क्या है, कि मतलब जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ क्लोरोफिल ए जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा था, और 2 क्या है जो 680 की कर रहा था। अब याद करो, अगर नहीं बताया था तो यहाँ पे फोटो सिस्टम है क्या, 1 एंड 2 क्या है, दो में डिवाइड कैसे हो गया, ये आपको समझ नहीं आती। तो होपफुली ईमान आपकी ये वाली जो चीज है ना वो क्लियर हो गई होगी। ईमान कह रही है कि डार्क रिएक्शन अकर इन डे, yes they also occurs in day। अब यहाँ पे ईमान आपको जो क्वेश्चन है ना कि डार्क रिएक्शन occurs in day, मैंने ये नहीं बोला कि वो डे में हो रहे हैं या वो नाइट में हो रहे हैं, आई जस्ट सेड कि वो लाइट चाहे है ये चाहे नहीं है वो हो रहे हैं। ठीक है, अब लाइट मैंने बोला है कि यहाँ पे ATP और NADPH दोनों इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हमारे पास इनपुट होते हैं। वो कब बन रहे हैं, वो डे लाइट में बन रहे हैं ना, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बन रहे थे, तो इसका मतलब है डे में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि नाइट में ही सिर्फ हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब लाइट एब्सॉर्ब हो जाती है फोटो सिस्टम में, तो फोटो सिस्टम की जरा डायग्राम याद करो क्या था यहाँ पे फोटो सिस्टम्स में, कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट थे क्लोरोफिल बी, और जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स वगैरह थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। वो क्या करते थे, लाइट को एब्सॉर्ब करते थे और उस एनर्जी को फिर आगे से ट्रांसफर करते थे यहाँ पे सेंटर में, जहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे अब एनर्जी आई है तो इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स थे, सेंटर रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो पास जो भी उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी ना, उसको वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे हमारे पास हम रिएक्टेंट्स मैंने बता दिए हैं, प्रोडक्ट्स क्या निकल रही हैं, वही बात है कि ATP और NADPH यहाँ पे हमारे पास निकल रहा है। अब ये होता किसके थ्रू है, वो प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ATP की प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम कहते हैं कि वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फोटो मीन्स क्या है, फोटो मीन्स क्या है, फोटो मीन्स लाइट है, फोस्फोराइलेशन मीन मतलब कि यहाँ पे फोस्फोराइलेशन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आया है, मतलब कि अब यहाँ से आपको पता चल गया, इसके रिएक्शन से, इसके नेम से आपको पता चल गया है कि ADP के अंदर अगर हम लोग एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का ऐड कर देते हैं तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाइफॉस्फेट था, अब ये ट्राइफॉस्फेट बन गया है। तो क्योंकि ड्यूरिंग द ये लाइट रिएक्शन है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन्स का मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके चेन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उसके थ्रू एक्सेप्ट हो जाते हैं वहां पे। लेकिन ये फ्लो कैसे हो रहा होता है, इस फ्लो के भी आगे से दो टाइप्स हैं, दो तरह से हो रहा होता है। कौन कौन सा, एक है नॉन साइक्लिक और एक है साइक्लिक। अब अगेन उसका नेम बता रहा है कि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, नॉन साइक्लिक में है कि एक साइकिल स्टार्ट होना, स्टार्ट मतलब एक आपका स्टेप शुरू हुए, वो एंड स्टेप पे जब पहुंच गया ना तो यहाँ पे बात खत्म हो गई है। साइक्लिक में क्या होगा कि ये स्टेप्स, अगर मैं कहूँ कि ये स्टेप्स शुरू हो रहे हैं तो ये चलते जाएंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल 4 पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, 5 के बाद दोबारा 1 पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसके वर्ड से आपने ये चीज याद रखनी है कि नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि ये यूटिलाइज करता है हमारे दोनों फोटो सिस्टम्स को, मतलब फोटो सिस्टम इसमें 1 भी यूज हो रहा है, हमारा फोटो सिस्टम इसमें 2 भी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ये पूरा फ्लो करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये PS1 और PS2 में ये फोटॉन्स रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पे अभी पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसके थ्रू यहाँ से ये आगे मूव कर रहे होते हैं। और ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ATP और NADP है। जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, मैंने आपको तभी बताया था कि इसके हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना वो ATP और NADPH होते हैं। लेकिन साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक में क्या होगा, ये इसमें सिर्फ एक PS1 का सिस्टम जो है यूज हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम शुरू हुआ था ना,
तो वो वापस दोबारा आके यहीं पे वापस आएगा, मतलब सेम फोटो सिस्टम में उसने घूम फिर के वापस आ जाना है। और यहाँ पे सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ पे NADPH नहीं बन रहे होते हैं। वाई? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कैसा हो क्यों रहा होता है। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। सब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। स्टार्ट ही हमने बात की थी कि लाइट से ही हर बात स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइट से ही बात स्टार्ट हो रही है, तो लाइट क्या करेगी, PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2 ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके कहाँ चले जाएंगे, PS1 में। PS2 में एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो आगे मूव करते गए और PS फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच गए। अब फोटो सिस्टम 1 में क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में हो रही होती है एटीपी की प्रोडक्शन। और उसके बाद क्या होगा, जब PS1 पे मतलब फोटो सिस्टम 1 पे पहुंच गया ना, वहां पे इसको NADP+ यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये वाले आने वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, वो जो NADP था हमारे पास वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, अनदर क्वेश्चन। तो कैसे होगा, चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या होगा इस डायग्राम में, देखो बच्चों लाइट आई, सबसे पहले मैंने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होनी है। तो लाइट यहाँ पे आई है, लाइट आके PS सिस्टम 2 क्या था, 680 जो वेवलेंथ को हमारी एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि PS1 और PS2 में वेवलेंथ का क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रहना चाहिए कि PS1 इज द वेव जहां पे 700 वेवलेंथ आपकी एब्जॉर्ब हो रही होती है, और या PS जो हमारे पास 2 है उसमें 680 हो रही होती है। अब लाइट जो है वो PS2 में, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पे लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। सबसे पहले वो सेंटर रिएक्शन में यहाँ पे वो आएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेज में आ गए हैं। एक्साइट होने के बाद वो यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जहाँ पे मैंने बोला चेन में। अब वो कैसे होंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 फोटोन मेरे पास आए थे और यहाँ से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो 2 होल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब होल्स को फिल अप करने के लिए वाटर क्या करेगा, वाटर की होगी हाइड्रोलिसिस। वाटर क्या करेगा, वाटर का मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर का मेन यूज क्या होता है, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन नजर आ रहा होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन आए, इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट हमारी बन रही होती है ना, ये पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो आप बाय प्रोडक्ट देखते हो तो वो वाटर से ही बनती है। अब इसको अनदर क्वेश्चन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों कहते हैं, अगेन यहाँ पे क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए मैं हर वर्ड के पीछे आपको फोटो लिखा हुआ नजर आएगा। अब उसके बाद क्या है, दोबारा डायग्राम पे वापस आते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने पहला पॉइंट अपना कहा था कि पहले पॉइंट में मेरी एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गई है। सेकंड मैंने कहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के बाद उसने जो गैप फिल करना था, इलेक्ट्रॉन होल्स जो यहाँ पे बन गए थे, उसने वो फिल कर दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हुए थे ना, वो कहाँ पे मूव करने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो यहाँ पे बन रही है वो कैसे बन रही है, अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। मैं आपको लिखा हुआ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके सामने लिखा होगा ना तो आपको ज्यादा अच्छी उसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जहां पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्लास्टोक्यूरियन प्रेजेंट होता है, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे प्रेजेंस का क्या रोल होता है, ये वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन्स बना रहा है, H+ प्रोटॉन्स को रिलीज कर रहा है फ्रॉम द स्ट्रोमा, और वो जाएंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और वहां पे जाके क्या होगा, अब याद करो मैंने कहा था कि NADP+ कन्वर्ट हो रहा है NADPH में। तो वो जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे इसने बनाए हैं ना, ये यहाँ जाके NADPH बना रहे होते हैं। तो हर एक चीज का एक अपना अपना अलग अलग जो है रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद क्या है कि प्लास्टोसाइनिन में एंड पे मूव कर जाता है। प्लास्टोसाइनिन के बाद क्या करेगा, यहाँ से फोटो सिस्टम 2 का जो काम है पूरा वो खत्म हो गया। अब ये फोटो सिस्टम आगे 1 में चला जाएगा। ठीक हो गया, दोबारा इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो,
अब यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किए हैं, यहाँ पे प्लास्टोक्वेनिन प्रेजेंट है, यहाँ पे आया है, उसके बाद क्या हुआ है, साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, उधर ये मूव किया है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन में मूव किया है, और प्लास्टोसाइनिन में इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया है फोटो सिस्टम 2 का, अब आगे वो पहुंच गया है फोटो सिस्टम 1 में, विच इज द फोटो सिस्टम जहाँ पे आपके आप कह सकते हो कि पिगमेंट है, जहाँ पे आपकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है ना, दैट इज 700। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे जब फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच गए ना, तो इसमें पहुंचने के बाद क्या होगा कि प्रोटॉन, मैंने यहाँ पे कहा था कि साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये प्रोटॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स ये देगा, अब प्रोटॉन्स इसके देने के बाद वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो एक्टिवेट कर देता है एटीपी सिंथेज को। एटीपी सिंथेज क्या है, एटीपी सिंथेज ऐसा एंजाइम है, एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था ना कि ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। तो एटीपी सिंथेज क्या करेगा, वो वहां पे एक्टिव हो जाएगा और उसके एक्टिवेशन की वजह से वो एटीपी की सिंथेसिस कर देगा। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इक्वेशन देखो कि एडीपी हमारे पास मॉलिक्यूल था, एडीपी क्या हुआ, वहां पे फॉस्फेट आया और उसने एटीपी की प्रोडक्शन करती, ठीक है। और ये हुआ किससे, एंजाइम यूज हुआ है, दैट इज एटीपी सिंथेज। उसके बाद क्या है कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय प्रोटॉन दैट मूव बैक टू द स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा से वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आया था, तो अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से वापस स्ट्रोमा में चला जाएगा। अब एटीपी यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है वो उसका क्या होगा कि एटीपी इज यूज्ड फॉर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या था, जो लाइट आपका आगे से आना है, जो इंडिपेंडेंट फेज है, अभी हम डिपेंडेंट फेज पढ़ रहे हैं और डिपेंडेंट फेज की भी आगे से कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एटीपी यहाँ पे जो बना है वो आगे काम आने वाला है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुंच गए हैं, डायग्राम पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुंच गए हैं फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका फोटो सिस्टम 1 पे पहुंच गया, अब फोटॉन्स जो है फोटो सिस्टम 1 को एक्साइट कर देंगे, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगेन एक हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे जैसे पहले गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास पीछे से आए हैं, जो फोटो सिस्टम 2 से आए हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स जो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गए हैं PS1 में, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे पीछे से जो हमारे पास आए थे वो आके उसको फिल आउट कर देंगे, और वो आए किसके थ्रू थे, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जहाँ पे हमने डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे फ्रॉम PS1, इनको यूज करते हुए हम NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ, यहाँ पे अब एक और हमारे पास एंजाइम का रोल आ जाता है विच इज NADP रिडक्टेज। ये भी एक एंजाइम है और इस एंजाइम का क्या रोल होता है, जैसे एटीपी सिंथेज एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा है, उसी तरह ये वाला एंजाइम NADPH की प्रोडक्शन कर रहा है। ईमान पूछ रही हैं कि कीमियोस्मोसिस, यस बच्चों देखो, यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की मैं बात कर रही थी ना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था ना जिसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, वो पूरी एटीपी की जो प्रोडक्शन हो रही है, इस पूरे मैकेनिज्म को कीमियोस्मोसिस ही कहते हैं। आप ठीक कह रही हो ईमान, आपको मैं कह रही हूँ कि यस, ये प्रोसेस है जो पूरा मैं बता रही हूँ ना, जहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, इस मैकेनिज्म का ही ये नेम है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, मतलब आपने, मैंने कहा है कि NADP से इसको NADPH पर आ रहे हैं, बट हाउ, बना कैसे रहे हैं, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो सिस्टम 1 से वो पास करते हैं फेरोडॉक्सिन पे, और फेरोडॉक्सिन में क्या होगा, वहां पे NADP प्लस रिडक्टेज जो कि हमारे पास एक एंजाइम है वो प्रेजेंट होगा, और इस एंजाइम के साथ क्या होगा, यहाँ पे इस एंजाइम के साथ कंबाइन कर जाएंगे जो पीछे से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, और कुछ प्रोटॉन्स भी आए थे, प्रोटॉन्स किसने रिलीज किए थे वहां पे, जो हमने पीछे कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था, ये वाला साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यही भी मैंने कहा था ना कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करते आ रहे हैं, पीछे से मूव करते आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन्स जो वहां पे रिलीज किए थे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से रिलीज किए थे, उससे हमने NADP को हाइड्रोजन अंदर ऐड करने के बाद वो NADPH हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द केल्विन साइकिल फॉर शुगर सिंथेसिस,
ठीक है। अब ये आपने चीज याद रखनी है कि यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना, तो वहां पे हमने चीजें पढ़ाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि हम फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। और वो रिडॉक्स रिएक्शन हम कह क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। अगर रिडक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई थी? बिल्कुल स्टार्ट में, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। जहाँ पे हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है ना, यहीं पे हमारे पास क्लोरोफिल जो था हमारा, वो ऑक्सीडाइज हुआ था। और उसी ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करके हमारा जो वाटर है ना, वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। अब वो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीज थी, आपको वो भी अब क्लियर हो जानी चाहिए। हमारा यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। अब इसको डायग्राम से दोबारा देखते हैं। लाइट आई, लाइट आके क्या किया, PS2 में एब्सॉर्ब हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो आगे आई है। इसके ड्यूरिंग क्या होगा कि हमारा ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास ATP भी बन गया है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन थी, उसके बाद यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भी एक्साइटेड फॉर्म में है। एक्साइट होके क्या होगा, एक्साइट होके जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स बनाएंगे, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहे थे, इसने आके इनको फिल कर दिया है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से बनाया था ना, ये वाला, ये देखो वो क्या कर रहा है, उसी के थ्रू हमारे पास NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी थी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी ना हमारी, वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, प्रोडक्ट में हमारे पास ATP और NADPH बनना है। तो NADPH भी हमारे पास बन गया है और ATP भी बन गया है हमारे पास। अब क्योंकि इस डायग्राम को गौर से देखो, क्योंकि मैंने जो पूरा का पूरा आपको रिएक्शन एक्सप्लेन किया है ना, कि ये एक्साइट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव हो रहे हैं, उसके बाद दोबारा एक्साइट हो रहे हैं, तो आपको Z फॉर्म में लग रहा है। ये देखो ये Z फॉर्म बना रहा है, ये Z बना रहा है। तो इसको हम, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि Z स्कीम को एक्सप्लेन करो या Z स्कीम क्या है, तो आपने नहीं डरना कि ये मुझसे पता नहीं क्या पूछ लिया, एक नई साइंस पूछ ली है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास यही जो पूरा रिएक्शन था ना, जो हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा है, इसी को हम Z स्कीम कहते हैं, क्योंकि ये Z शेप बना रहा होता है। इसके Z सिमेट्री की वजह से हम इसको Z स्कीम कह रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों की प्रोडक्शन हुई थी, ATP प्लस NADPH दोनों की प्रोडक्शन हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ATP की प्रोडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि जब NADPH भी बन रहा है, ATP बन रहा है, हो सकता है कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए जहाँ पे NADPH की क्वांटिटी आपके पास बहुत बढ़ गई है, लेकिन ATP की क्वांटिटी आपके पास कम हो गई है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए कि दोनों सेम लेवल पे आ जाए, क्या करेगा, हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होगी तब तक जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाता। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ एक सिस्टम यूज हो रहा है। वो सिस्टम कौन सा है, PS1 का सिस्टम है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिटर्न टू PS1 आफ्टर पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है NADPH की, ऑक्सीजन की, वाटर की ब्रेकडाउन भी नहीं हो रही है। मतलब जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े थे ना कि NADPH की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ऑक्सीजन कैसे बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, वाटर की कैसे हमने फोटोलिसिस की थी, वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। अब इसके जो की प्लेयर्स है, मतलब जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन रही है ना, वो हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बन रही है, प्लास्टोसाइनिन है और फेरोडॉक्सिन की बन रही है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ATP की प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं। जब ATP की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, NADPH और ATP एक सेम लेवल पे आ जाएगा क्वांटिटी में, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर अगेन दोबारा हमारे पास नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस है ना, वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखो ये नजर आ रहा है, क्या होगा इसमें, फोटो सिस्टम 1 की हम बात कर रहे हैं, नॉट 2 की। ये जो पीछे पूरा 2 का हमने पढ़ा था ना, जो Z ऐसे बन रहा था, ये जो Z का ये वाला हाफ पार्ट है ना, ये हमने स्किप कर दिया, हम आगे वाला हाफ पार्ट है। अब इधर से क्या होगा, यहाँ पे एंटीना कॉम्प्लेक्स देख के याद आ रहा है, मैंने बताया था यहाँ पे क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी क्या करता है, वो एक्सेसरी पिगमेंट है, उसने काम कोई नहीं करना, उसे लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन उसके पास जो एनर्जी आ रही है वो एब्सॉर्ब कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर देना है क्लोरोफिल ए, मतलब कि जहाँ पे रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर। अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल यहाँ से डिलीवर हुए, मतलब कि वो एक्साइटेड फॉर्म में आए थे, एक्साइटेड फॉर्म में होने के बाद क्या हुआ, वो वहां से रिलीज हो गए, उसको किसी प्राइमरी रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट है, मेरे पास PQ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम
कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो इसके प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, जब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोबारा से पहले हमने क्या पढ़ा था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ये PS1 में चला जाता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि ये PS1 में एक नया वहां पे फोटो सिस्टम नहीं आ जाना, इसने दोबारा से फोटो सिस्टम 1 का जहां से शुरू किया था ना रिएक्शन सेंटर, उसी के अंदर वापस आ जाना है। तो ये आपको एक पूरा साइकिल नजर आ रहा है, ये देखो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, लेकिन इसको हमने नॉन साइक्लिक बोला था क्योंकि यहाँ से स्टेप शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि जहां पे स्टेप ये एंड हो रहा है ना, वो वापस यहीं पे कहीं पे कुछ आ रहा हो या इसका वापस यहाँ पे कोई रोल हो। तो दिस इज व्हाई जी स्कीम इज नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हमारे पास पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा एक साइकिल चल रहा है। उसके बाद इसको अगर आप कंपैरिजन करो एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स, जो एंटीटेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई हैव एडेड क्वेश्चंस इन द एंड, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर एफएससी स्टूडेंट्स बच्चों, आपके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके मेजर डिफरेंसेस चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या है कि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, नॉन साइक्लिक में हम एटीपी भी बना रहे थे, एनएडीपीएच भी बना रहे थे, क्योंकि वहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, और वाटर क्या कर रहा था, वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयंस दे रहा था प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा था वहां से, और ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनती है फोटोसिंथेसिस में वो दे रहा था। तो यहाँ से इसका आपको पता चल गया कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे उनकी वजह से क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, डू नॉट रिटर्न टू फोटोसिस्टम 1, मतलब वो आगे से आगे मूव ही करते जा रहे हैं। लेकिन साइक्लिक में क्या होगा, सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिटर्न होते हैं टू PS1। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है दैट इंश्योर कि एटीपी की प्रोडक्शन अंडर हाई डिमांड विदाउट द नीड फॉर एनएडीपीएच, मतलब एनएडीपीएच की क्वांटिटी वहां पे ऑलरेडी जो है वो इतनी है कि वही यूज हो जाएगी। एटीपी की कम हो गई थी तो इसने एटीपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में आपको आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके डायग्राम में अगर आप डिफरेंस देखो तो डायग्रामेटिकली इसका क्या डिफरेंस है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हो अपने इस डिफरेंस क्वेश्चन में। ये आपके बुक में नहीं गिवन है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव रखो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इसके डिफरेंस का, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, पंजाब के स्टूडेंट हो, सिंध के हो, केपीके के हो, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, फेडरल के हो, आपको डायग्राम जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द जूम मीटिंग, तो आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, आपको पता होगा कि डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे डायग्राम से देखोगे, अगर हम नॉन साइक्लिक में देखें, नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइक्लिक की बात करें तो हमने कहा था कि साइक्लिक क्या होगा, अपनी एनर्जी को वापस ले आएगा। तो यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हुई है, एटीपी की प्रोडक्शन जैसे ही होगी, उसने एनएडीपी वाली ये वाली प्रोडक्शन नहीं की है, वो वापस अपने फोटो सिस्टम में वापस आ गया, फोटो सिस्टम 1 में। तो ये आपका एक डिफरेंस डायग्राम है, दिस इज इजी टू ड्रॉ। इसमें आपको इस तरह की चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। इसमें आप सिंपल डायग्राम को यूज करके उसका डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा फेज है लाइट इंडिपेंडेंट फेज का। क्या हुआ है, हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गई हैं, एटीपी भी आ गया है, एनएडीपीएच भी बन गया है। तो अब वो क्या होगा, उससे करेंगे क्या हम, वही जो लाइट इंडिपेंडेंट में से हमारे पास ये दोनों चीजें निकली थी ना, अब उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के क्या करेंगे, हम हमें जो मेन प्रोडक्ट हमारी चाहिए दैट इज शुगर मॉलिक्यूल, हम इससे वो जो है वो लेंगे। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब G3P बनता है, और वो G3P ही आगे से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो बना रहा होता है। दोबारा से अगेन ये पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। पॉइंट्स को बार बार रिपीट करने का ये मतलब है कि सुन सुन के आपके माइंड में चीजें ना ये बैठ जाएं कि ये सारी चीजें आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। दिस फेज इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल और C3 पाथवे। अब इसको C3 पाथवे या C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं, C3 प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल का हमारे प्रोसेस यूज हो रहा है ना, फेज यूज हो रहा है, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेज यूज हो रहा है,
उसको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। अगर इसके अलावा कोई और मेटाबॉलिक पाथवे भी इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हम उसको C4 का नेम दे देंगे। और इसको हम C3 जो पाथवे की बात कर रहे हैं ना कि C3 हमने प्लांट्स को तो कह दिया कि वो C3 प्लांट्स है या C4 प्लांट्स है, लेकिन C3 पाथवे क्यों कहते हैं कि इसमें हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग जो हमारे पास आगे मॉलिक्यूल्स है ना, वो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, इसलिए हम इसको C3 पाथवे कह रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट कैसे बन रही है उसको जरा डिटेल में देखते हैं। केल्विन साइकिल का एक सिंपल सा ओवरव्यू इसको डिस्क्राइब किया था बाय मेल्विन केल्विन, और उसने 1961 में इसको किया था। अब इसको C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 हमारे पास कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जो कि आगे आपको प्रोडक्ट जब बनेगी तो नजर आ जाएगा। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है हमारे पास केल्विन साइकिल का, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू ग्लूकोज यूजिंग एटीपी और NADPH, जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से निकले थे। इसमें तीन फेजेस होते हैं। वो तीन फेजेस कौन कौन से होते हैं, कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। फेजेस को जरा डिटेल में देखते हैं, फेजेस कर क्या रहे हैं। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन का फेज देखो। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एक्सेप्टर प्रेजेंट है। एक्सेप्टर मींस कि ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है जो कि जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो 5 कार्बन कंटेनिंग, 5 इसके अंदर कार्बन कंटेनिंग जो शुगर है हमारे पास, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको आपने हमेशा पढ़ा होगा RUBP के नेम से, आप इसको जानते होंगे, आपने हमेशा इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है। तो इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है विच इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जो हमारे पास एंजाइम क्या है, रुबिस्को, मतलब कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, या आप इसको कह सकते हो ऑक्सीजनेज मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंजाइम है, ऑक्सीजनेज भी कहते हैं इसको और कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे, चलो इसको देखते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाती हूँ ना, डायग्राम किसकी फॉर्म में देखो। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन, हम ये वाला पार्ट स्टडी करने लगे हैं। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा, मेरे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे और वो आके मैंने कहा है कि RUBP हमारे पास इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इस साथ अटैच होने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है, मतलब यहाँ पे 3 हमारे पास इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हैं जिसमें 6 कार्बन हैं। ये 6 कार्बन हैं, जो पॉइंटर्स आपको ये वाले नजर आ रहे हैं ना, 6 कार्बन है। दिस इज द इजीएस्ट वे आप जिसमें याद रख सकते हो केल्विन साइकिल के जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको भी याद रख सकते हो। और आप डायग्राम भी इजीएस्ट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बुक के डायग्राम पे जाओगे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डायग्राम है, आपको समझ नहीं आएगा आप पढ़ क्या रहे हो, आप उसमें देख क्या रहे हो। तो दिस इज द डायग्राम, सबसे इजी है, जिसको आप बना के अपना टॉपिक भी कवर कर सकते हो। और आपको डायग्राम वाली एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पेपर में डायग्राम बनानी है, आपकी वो रिक्वायरमेंट भी इससे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 आपको रिंग्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब इसकी क्या होती है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये ब्रेकडाउन करके क्या करेगा कि हमारे पास हर, ये देखो ये 6 प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 प्रेजेंट है हमारे पास इंटरमीडिएट का एक मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल इसको ब्रेक करके 2 में कन्वर्ट कर देगा। पहले कितने प्रेजेंट थे, पहले मेरे पास प्रेजेंट थे 3, अब उसने 3 ने हर एक को 2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है अब मेरे पास कितने प्रेजेंट हैं, 6 प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर्स को आपने याद रखना है। उसको याद रखने का सबसे इजीएस्ट मेथड ही यही है कि 3 इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। 3 × 2 इक्वल टू, सिंपल सी मैथ्स है कि 6 हमारे पास 3 PGA बन गए हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन हमारे पास जो प्रेजेंट थी वो कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि वो कंबाइन कर गया है विद RUBP। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कार्बन फिक्सेशन का जो है ना हमारे पास प्रोसेस है, या आप कह लो कि स्टेप है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इक्वेशंस भी एक अच्छा वे होती है आपका याद रखने का क्वेश्चन को। वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन किया विद RUBP, तो उसने बना दिया 3 PGA। 3 से आपने ये नहीं समझना कि 3 हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 3 उसका मॉलिक्यूल नहीं है, 3 उसका मॉलिक्यूल नहीं है बच्चों, आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना।
यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ऑफ 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 क्या है, उसकी पोजीशन है। केमिस्ट्री में पोजीशंस पढ़ी है ना, इवन मैंने पोजीशन आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ाया था कि 3 उसकी पोजीशन है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका। तो मॉलिक्यूल्स कितने बने थे, 6, और यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन आए थे, जिसने आगे से 6 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। उसके बाद सेकंड उसका स्टेप होता है रिडक्शन फेज। ये दूसरा फेज है जहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स आ गए थे। अब 6 हमारे पास जो 3 PGA बने थे ना, उनमें क्या होगा, ये हमारा ATP। अब यहाँ पे क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए हमारे ATP भी 6 होंगे। 6 ATPs यहाँ पे आते हैं और वो 6 के 6 जो ATPs हैं यहाँ पे आके इसको फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा दे देते हैं। यहाँ पे खुद जो है ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, खुद ये ADP में कन्वर्ट हो गया है और इसने इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 PGA था, उसको इसने 1,3 में कन्वर्ट कर दिया है। अब 1,3 का मतलब है कि हर 1 पोजीशन पे भी प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और 3 पे भी प्रेजेंट है। 3 पे ऑलरेडी था, 1 पे अब हमने 6 ATPs को यूज करके किया है। अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अब क्या होगा, अगेन जो NADPH है इसको रिड्यूस कर देगा। मतलब अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको रिड्यूस करने के बाद इसको G3P में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने यही शुरू से बात की थी कि हमारे पास जो आउटपुट निकल रही है ना, सबसे फर्स्ट डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी, पहली डायग्राम कौन सी थी, ये वाली डायग्राम। इसमें देखो जब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी हो गया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हो गया, तो यहाँ पे बस आउटपुट क्या निकल रही थी, G3P की आउटपुट निकल रही थी, जिसने आगे से शुगर मॉलिक्यूल बनाना है। वो कैसे बनाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें। अच्छा, हम अपनी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, ये वाली स्लाइड थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर्स, दोबारा कह रही हूँ कि नंबर्स याद रखने हैं। पहले कितने नंबर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आए थे, उसने 6 मॉलिक्यूल्स बनाए, 6 ही ATPs यहाँ पे यूज हुए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकली है G3P की, वो भी 6 हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो भी 6 प्रेजेंट हो गए, उनका हमेशा शुरू से हमने आगे देखा है कि ये भी 6 है, इसने 6 के साथ ही रिएक्ट किया है। अब इन 6 में से क्या होगा कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल, इन 6 में से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जो है वो बनाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। जो बाकी 5 है ना, वो वापस चले जाएंगे और वो वापस जाके क्या करेंगे, वो वापस चले गए हैं और वो जाके करेंगे हमारा अगला स्टेप, मतलब कि RUBP की रीजनरेशन। RUBP क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर। तो मतलब ये उस पे कोई फर्क ना पड़े, वो एक्टिवेट रहे, उसके रीजनरेशन के लिए हमारे पास 5 जो है वो वापस चले जाते हैं। सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक जो हमारे पास G3P है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा भी नजर आ रहा है कि 5 molecules of G3P are used to regenerate 3 molecules of RUBP। अगेन नंबर्स हैं 5, लेकिन वो 3 जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन इस प्रोसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी अब इस प्रोसेस के लिए हमें ATP रिक्वायर्ड तो है, लेकिन रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास RUBP नहीं, बिसफॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। उसने इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू RUBP, इनटू बिसफॉस्फेट, और उसके लिए क्या होगा, उसको ATP की जरूरत पड़ेगी। ATP अगेन यहाँ पे क्या करेगा कि खुद को कन्वर्ट कर लेगा इनटू ADP, और यहाँ से फॉस्फेट अपना जो है वो दे देगा, आगे दे देगा, जहां पे हमारे पास RUBP की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की जरूरत होती है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये हो क्यों रहा होता है, टू इंश्योर दैट द साइकिल कैन कंटिन्यू फॉर अ न्यू कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। अगर मेरे पास ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो गई, अब हम रिडक्शन वाले प्रोसेस पे आ गए हैं, तो वहां पे क्या होगा, दोबारा से मेरा जो साइकिल है वहां पे स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप ना हो इसलिए हमारे जो 5 हमारे पास G3P बने होते हैं उनको वापस भेज देते हैं कि वापस जाओ साइकिल के अंदर, और साइकिल के अंदर वापस जाके क्या करो, इसमें जो प्रोडक्शन रीजनरेशन कर दो, ताकि हमारे पास दोबारा से प्रोडक्शन जो है G3P की स्टार्ट हो जाए। डायग्राम दोबारा वापस आते हैं, रिडक्शन में क्या हुआ था, अब नंबर्स पे गौर करना है आपने, मैं फाइनल इक्वेशन इन नंबर से ही निकालने वाली हूँ। क्या हुआ था कि रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन के प्रोसेस में क्या हुआ था कि यहाँ पे मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ऑफ 3 PGA। अब वहां पे क्या हुआ था कि ATP, यहाँ पे 6 ATP आए और 6 ATP ने आके यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाई थी ना, वो प्रोडक्ट कौन सी थी, वो थी 1,3 PGA।
यही था ना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी रिडक्शन होगी, मतलब NADPH प्रेजेंट था, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से गिव अवे कर देगा, उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दिए। अब वहां से क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट अब आ गई है वो 6G3P की प्रोडक्ट आ गई है। अब इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो NADPH की रिडक्शन हो रही है, मतलब उसके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को वो निकाल रहा है, तो उसकी रिडक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस फेज इज नोन एज रिडक्शन। अब क्या होगा, यहाँ से एक ने जो है वो शुगर मॉलिक्यूल बना दिया, बाकी जो 5 जो G3P थे वो दोबारा से गए हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। लेकिन यहाँ पे भी उसको एटीपी रिक्वायर्ड थे, क्योंकि उसने RUP को कन्वर्ट करना था इनटू RUBP। आई डोंट हैव टू रिपीट द फुल वर्ड्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इनकी क्या एब्रिविएशन है पूरी। उसके बाद क्या होगा, अगेन हमारे पास दोबारा से ये इंटरमीडिएट बन गया, जो हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाया था। तो मतलब ये जो साइकिल है पूरा ये चलता रहेगा, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो होती रहेगी। नाउ इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसे हमने यहाँ से निकाली है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने यूज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। हमारे पास एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 6 यहाँ पे थे और 3 यहाँ पे थे। तो इसका मतलब है कि 9 जो है वो एटीपी है, 3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड थे, 9 एटीपी है, और NADPH कितने हैं, 6 जो यहाँ पे यूज हुए थे। तो 6 NADPH। अब यहाँ पे आपको बच्चा आपको डायग्राम अगर क्लियर नहीं है ना, तो डायग्राम जो है वो मैं आपको साइड शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स के साथ। तो आपने जो है वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, जितने बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया था मैं आपके साथ, तो ये शेयर कर दूंगी स्लाइड्स। दीज आर योर शॉर्ट नोट्स, और ये ऐसे नोट्स है जिसमें आपको इनपुट आउटपुट सेपरेट करके इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके हमेशा माइंड से यही वाली चीजें निकल जाती हैं कि अच्छा इसमें आ क्या रहा था और इसमें बन क्या रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको जस्ट ये रिवाइज अगर कर लोगे ना, तो समझो आपने बुक का जो पूरा इतना बड़ा चैप्टर पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक पढ़ना था, वो आपका कवर अप इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने ये नहीं पता चल गया हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, 9 एटीपी और 6 NADPH है। तो इससे इससे क्या हुआ, इक्वेशन फाइनल इक्वेशन हमारे पास केल्विन साइकिल की फाइनल इक्वेशन आ गई है, विच इज कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 9 ATP के मॉलिक्यूल्स एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। उन्होंने क्या किया, उन्होंने G3P बना दिया है आगे। ये तो जो आगे बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं ये वो हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ADP में ADP मेंशन्ड है, नॉट ATP, क्योंकि ATP ADP में कन्वर्ट हो गया था। और उसकी कन्वर्जन की वजह से हुआ क्या था कि यहाँ पर 9 हमारे पास जो हमारा फॉस्फेट था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो क्या होगा कि फॉस्फेट निकल गए। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन आपके केल्विन साइकिल की, तो ये आपने याद रखनी है। अब मैंने आपको बोला था कि G3P ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा होता है। G3P एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बना रहा था। बेसिकली अगर हम बात करें कि उसने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना था, यहाँ से एक ही निकलेगा, मतलब साइकिल में से जो निकल रहा है ना यहाँ पे, वो एक ही निकलेगा। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो शुगर मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं 2 G3P। तो अब इससे आप सोचोगे इसका मतलब है प्रोसेस बार बार होगा तभी हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट आएगी। और फाइनल हमारे पास जो रिएक्शन होता है ना, वो फाइनल रिएक्शन क्या आ जाता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है। और यहाँ पे होता क्या है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और वो आगे से हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं हमारी ये वाली। ठीक हो गया। अब ये फोटोसिंथेसिस का आपका जो पूरा टॉपिक था ना बच्चों, वो यहाँ पे खत्म हो गया। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आपके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे लीव कर गए अब उन्होंने स्किप कर दिया, अब उनको स्लाइड्स में मिलेंगे। ये मैं आपको यहाँ से मैं हटने लगी हूँ, आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को विद इन 1 और 2 मिनट जल्दी से, सिंगल सिंगल नहीं करना, एक ही अपना मैसेज बनाना है जिसमें आपने चारों के ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बतानी है मुझे कि क्या थी। जल्दी से इसको कर लो आप।
बच्चों आई नीड आंसर्स, जल्दी से सारे बच्चे अपना आंसर्स दे दो ताकि मैं इसको डिस्कस कर लूँ और उसके बाद आपकी उर्दू की क्लास भी स्टार्ट होनी है। लेकिन तब तक मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही थी, आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है? अहमद शेख पूछ रहे हैं कि अब हमें टॉपिक बुक से करने की ज़रूरत। बच्चे ये जो आज मैंने करवाया है ना कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, आई कैन गारंटी यू अगर बुक ओपन करके देखोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ पढ़ के पता चल जाएगा कि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, आपको अब वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये स्लाइड से अगर आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपके पेपर की तैयारी यहीं से हो जाएगी। ठीक है? और उसके बाद ईमान, यस ईमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चे। मॉडल पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं क्योंकि अब आपका जो पेपर पैटर्न है कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब रेदर देन कि आपसे पूछा, आपको ये कहा जाए ना कि केल्विन साइकिल को ड्रॉ करो या साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को ड्रॉ करके डिफरेंस बताओ, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या होगा कि डायग्राम दे देंगे दोनों, और अब आपको कहेंगे इसकी लेबलिंग करके इसका डिफरेंस बताओ कि ये कौन सी डायग्राम किस साइकिल की है। तो इसलिए आपका जो डायग्राम करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम नहीं करोगे तो फिर आपको ये वाली चीजें नहीं पता चलेंगी कि कौन सी डायग्राम किस साइकिल की डायग्राम है। ठीक है? अच्छा, नरजिस बतूल पूछ रहे हैं रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट जी स्कीम में, जी स्कीम में रिडक्शन और प्रोसेस जहां पे भी आपने देखा है ना कि NADPH, ये हाइड्रोजन अपने आयंस को दे के डी स्किप हो गया, डीपी में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है वहां पे रिडक्शन हो रही है। तो हमने देखा है कि पहले NADPH बना था, उसके बाद NADPH NADP में कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन जो है वो मार्क करने लगी हूँ। आप देखो अगर आपने करेक्ट मार्क किया हुआ है तो ठीक है, जहां पे अगर आपको लगे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मुझे बताना है। 2 का बच्चे कह रहे हैं 2 का बी है, 3 का जो है वो कह रहे हैं कि 2 का बी हो, क्या आपने बताया है, नॉट फॉर दिस। 3 का बी बताया है, 4 का अच्छा कोई सी कह रहा है, 1 का ए कहा है ईमान ने, 2 का डी कहा है ईमान ने, 4 का सी, अच्छा 4 का सी बच्चे कह रहे हैं, 1A 2B 3D एंड 3 का भी डी आया है, 4 का सी। ठीक है, मतलब ये मार्क करने का बच्चा इसलिए है क्योंकि मुझे इससे ये आइडिया हो जाता है कि आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो लेट मी मार्क इट करेक्ट फॉर यू। मैं क्योंकि आप पिछले मैंने मार्क कर दिया जो आपने बताया है, तो मैं आगे मार्क करूंगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स लो ऑन ATP for the Kelvin cycle, the cycle slows down with accumulation of लोन एटीपी है तो क्या होगा NADPH। ये सब बच्चों का करेक्ट आंसर था, तो यस NADPH ही होगा। ठीक है? उसके बाद एयर कंटेन्स अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड का, बच्चों ये मैंने पिछले जो हमारा लेक्चर था ना ये उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि मैम आई बिलीव शायद संजय के चैप्टर में करवाया था, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट था whatever, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पिछले लेक्चर में करवाया था हमने। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है फ्रॉम 0.03 टू 0.04%। अगर ये 1% से इंक्रीज कर जाएगी वहां पे हमारे स्टोमा की जो है क्लोजिंग हो जाएगी और हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है ना वो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 0.03 टू 0.04। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि नंबर हमेशा याद रखा करो, लेक्चर भी गौर से सुना करो। Chloroplast of plants convert solar energy into chemical energy which gets stored in। अच्छा, अब बच्चों ने कि यहाँ पे बहुत अच्छी कंफ्यूजन है कि एटीपी में स्टोर हो रहा है, शुगर में स्टोर हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं फाइनल स्टेप की, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रही है, दैट इज शुगर। ATP is stored in the form of sugar। डायरेक्ट ATP स्टोर नहीं है, इट इज stored in the form of sugar। तो ये आपकी ये क्वेश्चन है जो आपका एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है और आपने ये वाली मिस्टेक वहां पे जो करनी थी अब आप वाली मिस्टेक नहीं करोगे। फोर्थ का ऑप्शन सबने सही बताया था कि इसका सी ऑप्शन ही है। तो यू हैव एन अदर टास्क, अब ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। I'll just be there। आप यहाँ पे सॉल्व करें, मैं साइड पे हो रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर कर लेते हैं। आप लोगों की उर्दू की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी लेवल P680। P680 क्या था हमारे पास, वो कौन सा फोटो सिस्टम था, याद करो। फोटो सिस्टम 2 है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 के हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। उसके बाद in light independent stage of photosynthesis, the carbon dioxide combines with to form an unstable 6 carbon intermediate. Light dependent stage of photosynthesis, carbon dioxide combines with, किसके साथ कंबाइन कर रहा होता है टू फॉर्म अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, कौन सा होता है वो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, अभी हमने पढ़ा था। तो इसकी ऑप्शन करेक्ट है ए। डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन या ऑन, कहां पे, स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में हो रहे होते हैं। सेवन का बी बताया है, ठीक है, हाँ ठीक है ईमान, सेवन का बी ही है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आफ्टर केल्विन ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज, कौन सा सबसे हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होता है, जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा होता है ना 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जिसके हमने दोबारा से ब्रेक डाउन की थी और उसने फिर हमारे पास 3 हमारे पास प्रोडक्ट बनाया था जो 3 PGA का, वो हमारे पास बेसिकली अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होता। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना था वो कौन सा था। 8 का मुझे आंसर नहीं दिया अभी किसने। अच्छा 8 का बच्चे कह रहे हैं, नवीर बसवानी ने कहा 8 का ए है, ईमान 8 का बी कह रही हैं। नहीं, तो जो पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है ना इंटरमीडिएट के ब्रेकडाउन के बाद, इंटरमीडिएट क्या था हमारे पास, यहाँ पे इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट के ब्रेकडाउन होने के बाद कौन सी प्रोडक्ट बन रही थी, G3P की प्रोडक्ट। तो वो कौन सा, 3 PGA की प्रोडक्ट, सॉरी। तो वो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बनता है वो ये वाला कंपाउंड है। ये देखो यही वाली कंफ्यूजन है जो आप लोग बार बार करोगे तो ये एफएससी के चीजें तो आपकी गलत होंगी, एंटी टेस्ट की भी गलत हो जाएंगी। दीज आर एंटी टेस्ट क्वेश्चंस, जो एमडी कैट का बच्चा आया हुआ था और उसने पूछा था कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये आपका टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है आपने, मुझे सेंड करो, इसके आंसर सेंड करो, मैं आपको उसके करेक्ट आंसर्स भी जो है वो बता दूंगी। और ये आपकी क्लास काइंड ऑफ असाइनमेंट है, इसको असाइनमेंट को सॉल्व करो, मैं आपको इसके जो नोट्स बनाए हुए इस पूरी की पूरी हमने चैप्टर टॉपिक है, नॉट चैप्टर, सेल एस्पिरेशन का टॉपिक हमारा अभी रहता है, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चे जल्दी से ले लो। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने आपने क्या करना है, जल्दी से मुझे इसके आंसर जो है ना उर्दू की क्लास के बाद, नॉट अभी, उर्दू की क्लास के बाद इसके जो आंसर्स हैं मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको इसका सोल्यूशन अलोंग विद द स्लाइड्स भेज दूंगी। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों ने ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे या लाइव लेक्चर जो था वो लिया था, लाइव क्लास में सॉल्व किया था। फौरन सेंड करना है आपने, लेट नहीं सेंड करना, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो मंडे को होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और इसको टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो।